sales revenue is equals to selling price. Sales revenue is equals to selling price multiplied by number of units sold. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. प्रॉफिट किसी भी कंपनी का, बिजनेस का मेन मकसद होता है कि वो प्रॉफिट कमाए. प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस किया जाता है. सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस को नंबर ऑफ यूनिट से या यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करते हैं. सेलिंग प्राइस क्या चीज़ है? सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि मैं एक यूनिट या एक चीज़ कितने रुपए में बेच रहा हूँ. सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कि एक यूनिट या एक चीज़ मैं कितने रुपए में बेच रहा हूँ. एक चीज़ जितने रुपए में बेच रहा हूँ उसको मैं सेलिंग प्राइस कहता हूँ. मिसाल है कि एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है ना वो 500 रुपये पर यूनिट है. इसका मतलब ये है कि मैं एक यूनिट 500 रुपये में बेच रहा हूँ. फॉर एग्जांपल अगर लेट से मैं मोबाइल चार्जर की बात कर लूँ, एक मोबाइल चार्जर मैं 500 रुपये में बेचता हूँ तो वो उस मोबाइल चार्जर की सेलिंग प्राइस होगी जितने में एक चीज़ बेचता हूँ. अच्छा, मैं लेट से पूरे दिन में या पूरे साल में लेट से 10 मोबाइल चार्जर्स बेचता हूँ, ये मेरे यूनिट सोल्ड है. तो इस हिसाब से मेरा जो सेल्स रेवेन्यू बनेगा, वो ये है कि मैं 500 रुपये की एक चीज़ बेच रहा हूँ और मैंने 10 चीज़ें बेची, तो मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है, बातें ना करना, टोटल सेल्स रेवेन्यू जो है वो 5000 होगा. मैंने 500 रुपये के हिसाब से 10 चीज़ें बेची तो मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू 5000 रुपये होगा. सारी चीज़ें बेचकर जो मुझे गेन हुआ फ्रॉम कस्टमर्स वो मेरा सेल्स रेवेन्यू है. अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जब हम सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें से हमें कॉस्ट या खर्चे माइनस करने होते हैं. खर्चों की 4 तरह की जनरली टाइप्स होती हैं अगर हम उसको उसके बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई करें. बिहेवियर के हिसाब से क्लासिफाई करने का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं स्टूडेंट्स को ऐसे क्लासिफाई कर सकता हूं कि कैमरे के राइट साइड पर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और ये जो कैमरा है इसके लेफ्ट साइड पर कितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं. जब कैमरे के लेफ्ट और राइट साइड पर स्टूडेंट्स को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मैं स्टूडेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं कि गर्ल्स कितनी हैं और बॉयज़ कितने हैं. जब मैं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई कर सकता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं क्लास में जो ग्लासेस पहनते हैं और कितने लोग ग्लासेस नहीं पहनते हैं. जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स को क्लासिफाई करने के, बांटने के, डिस्ट्रीब्यूट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं. जो ग्लासेस पहनते हैं, जो ग्लासेस नहीं पहनते, जो कैमरे के लेफ्ट साइड पर है, जो कैमरे के राइट साइड पर है, जो बॉयज़ हैं, जो गर्ल्स हैं. यानी कि चीज़ एक ही है, उसको देखने के अलग अलग तरीके हैं. इसी तरह से कॉस्ट को भी मुख्तलिफ तरह से क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि उसको मुख्तलिफ तरह से देखा जाता है. एक तरीका ये होता है कि हम कॉस्ट को उसके बिहेवियर यानी कि रवैये के हिसाब से क्लासिफाई करें. जिस तरह से वो बिहेव करती है कॉस्ट, उस तरह से क्लासिफाई करें. जब हम कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर करते हैं ना, तो 4 तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं. नंबर 1, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉस्ट आपके पास हो जो हो फिक्स्ड कॉस्ट, पहली चीज. नंबर 2, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉस्ट हो वेरिएबल कॉस्ट, ये दूसरी क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन नंबर 3, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉस्ट आपके पास हो सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये तीसरी तरह की क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की. नंबर 4, ऐसा हो सकता है कि कोई कॉस्ट जब आप क्लासिफाई करो तो वो हो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट, ये चौथी टाइप है क्लासिफिकेशन की. अमूमन बिहेवियर के हिसाब से जब कॉस्ट को क्लासिफाई, डिस्ट्रीब्यूट, तकसीम किया जाता है और उसको देखा जाता है तो 4 तरीकों से देखा जाता है. क्या वो फिक्स्ड है, क्या वो वेरिएबल है, क्या वो स्टेप फिक्स्ड है, क्या वो सेमी वेरिएबल है. अब हम एक एक को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं. मिसाल के तौर पर लेट से एक बुक शॉप है और उस बुक शॉप को मैंने जो है ना वो रेंट पर रखा है अपने पास. ये एक प्रेमिसेस है, मैंने एक बुक शॉप ओपन करी और उस बुक शॉप का मैं एक खास स्पेशल रेंट पे करता हूँ. कुछ एक अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट रेंट के तौर पर, किराए के तौर पर पे करता हूँ. और इस बुक शॉप से मैं जो है ना वो मार्कर्स बेचता हूँ ठीक है. अच्छा, मैं इस बुक शॉप का जो माहाना किराया पे करता हूँ, यानी कि जो मेरा रेंट ऑफ शॉप है वो है लेट से
सिंप्लिसिटी के लिए 500 रुपए पर मंथ, एक महीने का किराया कितना पे करता हूं? 500 रुपए। मैंने लेट से अगर एक सेकेंड देना है यार बस। अच्छा यार चलो सुनो, 2 मिनट में कनेक्ट हो रहा है नेट वापस से। देखो अगर रेंट ऑफ शॉप की बात करते हैं ना, रेंट ऑफ शॉप वो हमारी एक फिक्स कॉस्ट है। और लेट से अगर मैं 500 रुपीज़ पर मंथ रेंट पे करता हूँ, 500 रुपये पर मंथ मैं रेंट पे करता हूँ, तो वो फिक्स कॉस्ट इसलिए है क्योंकि मेरी शॉप से जितने भी मार्कर्स बिके मुझे 500 रुपीज़ का ही रेंट पर मंथ पे करना होगा, ना उससे ज़्यादा करना होगा ना उससे कम करना होगा। जो अमाउंट तय हुआ है उतना ही अमाउंट मुझे रेंट के तौर पर पे करना होगा, रिगार्डलेस के जो शॉप है उधर से कितने मार्कर्स जो है ना वो बिक रहे हों। ठीक है, रिगार्डलेस के जो शॉप है उधर से कितने मार्कर्स बिक रहे हों, चाहे 0 मार्कर्स बिके, चाहे 1 मार्कर बिके, चाहे 2 मार्कर्स बिके, मुझे जो रेंट का अमाउंट है वो 500 रुपये पर मंथ ही पे करना होगा। ऐसी कॉस्ट को जो लेवल ऑफ एक्टिविटी या यूनिट्स के कम या ज़्यादा बिकने की वजह से चेंज ना हो उसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो ये जो रेंट है ना, रेंट इसके साथ लिख लो कि रेंट ऑफ शॉप जो है ना वो फिक्स कॉस्ट की एक एग्जांपल है। रेंट ऑफ शॉप जो है वो फिक्स कॉस्ट है, बिकॉज चाहे ज़्यादा चीज़ें बिकें चाहे कम चीज़ें बिकें, मुझे मंथली जो रेंट का अमाउंट है वो एक ही जितना अमाउंट हर महीने पे करना होगा। ठीक है, हाँ बोलो। सही है, मैं जवाब देता हूँ इसका एक मिनट। अच्छा देखो, सबसे पहली बात ये कि अगर हम फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं ना, तो फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन है, फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है दैट दैट डज नॉट चेंज। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है दैट डज नॉट चेंज, पूरी डेफिनेशन है, विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, दैट डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज ना हो, लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज। वो सेम पासवर्ड है, कल वाली डिवाइस है ना, इस पे कनेक्टेड है ना डायरेक्ट। सही है, लेवल ऑफ एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज ना हो, नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज ना हो। इन्फ्लेशन की वजह से चेंज आ सकता है। किसका सवाल था वो, एनुअल वाला तुम्हारा सवाल था। देखो, लेवल ऑफ एक्टिविटी का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये शॉप किराए पे ली और लेट से तुमने जनवरी के महीने में एक भी यूनिट नहीं बेचा, तो तुम्हें क्या कॉस्ट पे करना पड़ेगी, क्या रेंट पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा ना। कितना रेंट पे करना पड़ेगा? 500 रुपए। ठीक है, तो आपके पास इसी तरह से हर महीने आपका जो रेंट होगा ना वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अलबत्ता अगर अगले साल इन्फ्लेशन आ जाती है तो एक अलग बात है, इन्फ्लेशन की वजह से रेंट चेंज हो सकता है। ठीक है, तुम्हारा जो सवाल था आंसर मिल गया। किसी और वजह से चेंज हो सकता है, यूनिट्स की वजह से चेंज ना हो। अगर लेट से मैं जनवरी में 0 यूनिट बेच रहा हूँ, 500 रुपए का रेंट है,
तो मैं अगर फेब में 3 यूनिट्स बेचूं तो भी मेरा रेंट जो है ना वो सेम अमाउंट का हो, यूनिट्स की वजह से जो है ना वो कभी भी उसमें चेंज ना आए। हाँ, सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ एक्टिविटी है, यूनिट्स की वजह से चेंज ना हो। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है दैट डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि अगर फैब में मैं 2 यूनिट्स बेच रहा हूं तो भी मुझे 500 का रेंट पे करना, ठीक है ना। और अगर मैं मार्च में जो है ना वो 4 यूनिट्स या 3 यूनिट्स बेचता हूं तो भी मुझे 500 रुपए का रेंट पे करना है। तो ये जो रेंट का अमाउंट जो मैं पे कर रहा हूँगा ये यूनिट्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसको हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। दूसरी कॉस्ट होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में हम लिखते हैं दैट कीप्स चेंजिंग with level of activity, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी विच मीन्स के नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ इंक्रीज डिक्रीज होती रहे, चेंज होती रहे। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं ये कहता हूँ कि इस शॉप में लेट से मैं मार्कर्स परचेज कर बेचता हूँ। मैं एक मार्कर जो है ना वो 50 रुपए में खरीदता हूँ, ठीक है। अगर जनवरी में मैंने 0 मार्कर्स बेचे हैं तो मेरा मार्कर्स का खरीदना और बेचना उसका खर्चा कितना होगा? 0 होगा। एक मार्कर 50 रुपए का मिलता है, तो 0 मार्कर्स कितने के मिलेंगे? 0 रुपीज के। फैब में मैंने 2 मार्कर्स बेचे हैं, मैंने जब इनको 50 रुपए के हिसाब से खरीदा होगा तो मैंने कितने पैसे पे किए होंगे? 100 रुपए पे किए होंगे। मार्च में मैंने 3 मार्कर्स बनाकर बेचे हैं, 3 मार्कर्स बेचे हैं, खरीद कर बेचे हैं, तो 50 रुपए के हिसाब से कितने पैसे पे किए होंगे? 150। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो नंबर ऑफ यूनिट्स या लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ इंक्रीज डिक्रीज होती रहे, चेंज होती रहे, कम ज़्यादा होती रहे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट इसलिए है, जो मार्कर्स की परचेज प्राइस है या परचेज कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट इसलिए है क्योंकि ज़्यादा मार्कर्स होंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, कम मार्कर्स होंगे तो कम खर्चा होगा, सही है। अच्छा, अगर मैं अपना टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनाऊंगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट का ग्राफ कैसा बनेगा? अगर यहाँ पर यूनिट्स हो और यहाँ पर कॉस्ट हो, ठीक है ना, तो टोटल फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ होगा ना वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, चाहे 0 यूनिट्स हो, चाहे 1 यूनिट हो, चाहे 2 यूनिट हो, चाहे 3 यूनिट हो, चाहे 4 यूनिट हो, जो खर्चा है वो हमेशा 500 ही है। इसी तरह से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाऊंगा तो यहाँ पर अगर यूनिट्स है और यहाँ पर मेरे पास कॉस्ट है तो यहाँ पर 0 यूनिट्स पर 0 की कॉस्ट होगी, 1 यूनिट पर 50 रुपए की कॉस्ट होगी, 2 यूनिट्स पर 100 रुपए की कॉस्ट होगी, ठीक है जी। तो ये आपके पास वेरिएबल खर्चे का ग्राफ होगा, वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अपवर्ड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स ज़्यादा इंक्रीज होंगे वैसे वैसे खर्चा या कॉस्ट भी इंक्रीज होती रहेगी, ठीक है। अच्छा, फिर अगली कॉस्ट आपकी होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग कभी कभार मिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। या आप इसको पढ़ोगे कि कहीं कहीं लिखा होगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, ऐसा भी हो सकता है। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट है। एक ऐसा खर्चा जिसमें कुछ फिक्स्ड एलिमेंट हो और कुछ वेरिएबल एलिमेंट हो। एक ऐसा खर्चा जिसमें कुछ फिक्स्ड एलिमेंट हो और कुछ वेरिएबल एलिमेंट हो, उसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो इसकी एग्जाम्पल बन सकती है वो है आपका के इलेक्ट्रिक का बिल। देखो, जब हमारे घर पर के इलेक्ट्रिक का बिल आता है ना तो वो पूरा का पूरा फिक्स नहीं होता और वो पूरा का पूरा वेरिएबल भी नहीं होता, बल्कि के इलेक्ट्रिक आपको ये कहता है कि आपका जब बिल आएगा तो उसमें एक चीज़ होगी जिसको हम कहेंगे लाइन रेंट। वो लाइन रेंट आपने लाजमी पे करना है, चाहे आप जितनी भी बिजली इस्तेमाल करो, लाइन रेंट का अमाउंट आप लाजमी तौर पर पे करोगे। वो लाइन रेंट जो है वो एक फिक्स्ड हिस्सा होता है। लेट्स से के इलेक्ट्रिक ने ये बोल दिया कि आपने जो है ना वो ₹300 पर मंथ लाइन रेंट पे करना है, चाहे आप बिजली इस्तेमाल करो
चाहे आप बिजली इस्तेमाल ना करो, ये 300 रुपये पर मंथ तो मैं आपसे चार्ज करूँगा। दूसरी चीज़ होती है पर यूनिट बिलिंग, यानी कि के इलेक्ट्रिक बोलता है कि लेट से हम आपसे जो है ना 25 रुपये पर यूनिट चार्ज करेंगे। आप जितनी बिजली इस्तेमाल करोगे हर यूनिट आपको 25 रुपये में मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मेरा बिल आएगा तो उस बिल में एक हिस्सा फिक्स्ड होगा जो मुझे पे करना ही करना है, चाहे मैं बिजली इस्तेमाल करूं चाहे मैं बिजली इस्तेमाल ना करूं, और एक हिस्सा वेरिएबल होगा, वो उतना पे करना होगा जितने मैंने बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसकी मिसाल लूं यानी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल लूं, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की मिसाल लूं, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हम ये कहते हैं कि लेट से एक जगह पर यूनिट्स लिखते हैं और एक जगह पर कॉस्ट लिखते हैं, ठीक है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, लेट से कि जनवरी के महीने में मैंने 0 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे, एक अजम्पशन है, क्या मेरा बिल आएगा? आएगा। कितना? 300 रुपए। ऊपर वाली मिसाल के हिसाब से 300 रुपए का बिल आएगा। 300 रुपए क्योंकि के इलेक्ट्रिक में बोला था फिक्स लेंगे, एक यूनिट का 25 रुपए लेंगे, आपने 0 यूनिट जलाए तो उस हिसाब से तो 0 बना, लेकिन 300 तो देना। फरवरी में मैंने 1 बिजली का यूनिट इस्तेमाल किया तो बिल आएगा 325 रुपए। कैसे? 300 रुपए फिक्स्ड वाले और 25 रुपए के हिसाब से एक यूनिट के 25 रुपए, 325। मार्च में मैंने 2 यूनिट इस्तेमाल करे, बिल आएगा कितना? 350। क्यों? 300 रुपए फिक्स वाले और 25 रुपए के हिसाब से 2 यूनिट्स के 50 रुपए। अप्रैल में जो बिल आएगा वो आएगा 375 रुपए। कैसे? 300 रुपए फिक्स्ड वाले और 25 रुपए के हिसाब से 3 यूनिट्स के 75 रुपए, यानी कि 375। तो अगर मैं अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाता हूं तो वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ होता है ना, अगर यहां पर लेट से यूनिट्स हो और यहां पर कॉस्ट हो, यूनिट्स और कॉस्ट हो, यूनिट्स और कॉस्ट हो, तो 0 यूनिट्स पर कितनी कॉस्ट होती है? 300। 1 यूनिट पर कितनी होगी? 325। 2 यूनिट्स पर कितनी होगी? 350। 3 यूनिट्स पर कितनी होगी? 375। इसका मतलब ये मेरी ये ग्राफ बनता है आपका सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए क्योंकि 0 यूनिट पर भी आपने एक बिल का अमाउंट पे करना होता है। उसके बाद वो 325 होगा 1 यूनिट पर, 2 यूनिट्स पर 350 हो जाएगा, 3 यूनिट्स पर जो है ना वो 375 हो जाएगा, एंड सो ऑन इंक्रीज होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? वहां से स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 0 यूनिट्स पर वो 300 पे करने ही है। ये ग्राफ बताता क्या है कि कितने यूनिट्स पर कितना खर्चा या कितनी कॉस्ट थी, ठीक है। तो 0 यूनिट्स पर जो है वो ये 300 से ग्राफ स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, सही है। अगली जो टाइप थी कॉस्ट की वो कौन सी थी? स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। अगली जो टाइप है ना वो है आपकी स्टेप फिक्स कॉस्ट। अच्छा सर, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है? स्टेप फिक्स कॉस्ट की सिंपल डेफिनेशन है कि रिमेन्स सेम, पहले सेम रहे। नंबर 2 इंक्रीजेस, नंबर 3 अगेन रिमेन्स सेम, नंबर 4 इंक्रीजेस, और ये पैटर्न चलता रहे। इसका क्या मतलब सर? स्टेप फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कुछ अरसा सेम रहे, फिर इंक्रीज हो जाए, फिर कुछ अरसा सेम रहे, फिर इंक्रीज हो जाए। इस तरह की कॉस्ट को हम लोग स्टेप फिक्स कॉस्ट कहते हैं। सर एग्जांपल क्या है? एग्जांपल रेंट तो आपकी फिक्स्ड है ना। एग्जांपल सुनो, जरा गौर से सुनो। लेट से मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया और उस रेस्टोरेंट में मैंने जो है ना एक सुपरवाइजर हायर किया, सुपरवाइजर जो है उसका काम ये था कि वो ये देखे कि यार सारे वेटर सही काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, जो सुपरवाइजर है ना उसको मैं तनख्वाह देता हूं लेट से 25,000 रुपए पर मंथ। मैं सुपरवाइजर को तनख्वाह देता हूं 25,000 रुपए पर मंथ। उसका काम ये कि वो ये देखे कि वेटर्स सही काम कर रहे हैं या नहीं। मेरे रेस्टोरेंट में इनिशियली नया रेस्टोरेंट था तो एक वेटर मैंने रखा। सुपरवाइजर क्या कर रहा है? इस वेटर ने सही काम किया या नहीं ये देख रहा है। तो मेरे जेब से खर्चा कितना जा रहा है सुपरवाइजर की सैलरी का? 25,000 रुपए। मैंने 2 वेटर रख लिए,
एक सुपरवाइजर उन दोनों को देख रहा है कि वो दोनों सही काम कर रहे हैं नहीं, थोड़ा और काम बढ़ा, मैंने नंबर ऑफ वेटर्स 3 कर दिए, वो सुपरवाइजर देख रहा है कि वो तीनों सही काम कर रहे हैं नहीं, थोड़ा और काम बढ़ा, अब मैंने 4 वेटर्स रख लिए। उस एक सुपरवाइजर ने बोला यार अब मैं 3 बंदों का तो काम देख सकता था एक वक्त पर एक साथ, लेकिन अब क्योंकि आपके पास 4 वेटर हो गए हैं तो आप एक और सुपरवाइजर रख लो, मैं पहले 3 वेटर्स का काम देख लूंगा, चौथे का काम किसी और को बोलो कि वो सुपरवाइज करे। तो मैंने एक और सुपरवाइजर रखा, और जब मैंने एक और सुपरवाइजर रखा तो मेरे सुपरवाइजर की सैलरी का एक्सपेंस कहां चला जाएगा, 50,000 पे डायरेक्ट चला जाएगा। फिर 5 वेटर्स और 6 वेटर्स तक मसला नहीं है, 6 वेटर्स होंगे तो 3 वेटर्स एक सुपरवाइजर ने देखे, 3 वेटर्स दूसरे सुपरवाइजर ने देखे, लेकिन जब 7 वेटर्स हो जाएंगे तो दोबारा से क्या होगा, खर्चा कहां चला जाएगा सुपरवाइजर की सैलरी का, 75,000 पर, 7, 8, 9 वेटर्स पर अगेन 75,000 रहेगा। 10 वेटर्स हो जाएंगे अगर काम बढ़ेगा तो फिर एक और सुपरवाइजर आएगा और मेरा सुपरवाइजर की सैलरी का खर्चा 1 लाख रुपए पर चला जाएगा। ऐसा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक स्टेप फिक्स कॉस्ट है। क्यों, इसलिए स्टेप फिक्स कॉस्ट है क्योंकि यहां पर 1, 2 या 3 वेटर्स तक सुपरवाइजर की सैलरी का खर्चा 25,000 है, उसके बाद जैसे ही 4 या 5 या 6 वेटर्स हो जाते हैं तो ये खर्चा 25 से 50,000 पर चला जाता है, जैसे ही 7, 8 या 9 वेटर्स हो जाते हैं तो ये खर्चा फिर 50 से भी कहां चला जाता है, 75,000 पर चला जाता है। यानी कि कुछ अरसा ये सेम रहा, जब तक मेरे पास 1, 2 या 3 वेटर्स थे तो सैलरी का एक्सपेंस सुपरवाइजर की 25,000 था, जैसे ही 4, 5 या 6 वेटर्स हुए तो जो सैलरी का एक्सपेंस है सुपरवाइजर की सैलरी का वो 50,000 पर चला गया, फिर 7, 8, 9 वेटर्स पर वो 75,000 पर चला गया। हाँ सारिम बोलो यार, रेंट वाले पॉइंट में रेंट की जो एग्जांपल है वो तो एक फिक्स कॉस्ट है ना, लेकिन अगर वो रेंट में जगह चेंज करता हूं और उसकी वजह से एक्सपेंशन वाला क्लॉज आता है, उसकी बात कर रहे हो अगर तुम, तो हाँ बेस्ट उस केस में वो स्टेप फिक्स कॉस्ट है, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन मैं एग्जांपल डिफरेंट करना चाह रहा था जाके जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो घर पर जाके ये ना सोचे कि रेंट फिक्स्ड है या स्टेप फिक्स कॉस्ट है। वो तुम्हारी बात सही है, एक्सपेंशन वाले केस में हो सकता है। और बताओ किसी का कोई सवाल है? स्टेप फिक्स कॉस्ट का ये ग्राफ है, सेम, फिर जंप पे इंक्रीज, फिर सेम, फिर जंप पे इंक्रीज। नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि रीडिंग ग्राफ की कैसे करनी होती है, अगर मुझे ये देखना है 5 यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट होगी तो यहां से ऊपर जाता हूँ, रीड हो जाता है। अगर 3 यूनिट्स पे कॉस्ट मालूम नहीं है, यहाँ से ऊपर रीड करता हूँ, रीड हो जाता है। अगर मैं 2 लाइंस बना देता तो 3 यूनिट्स पर 25 है या 50 है कैसे पता चलता, तो इसीलिए उसको एक्सटेंड नहीं किया जाता। ठीक है, ये 4 तरह की कॉस्ट होती है अगर हम कॉस्ट को क्लासीफाई करें एज पर बिहेवियर। जब आप CMA का पेपर यानी कि कैट 3 पढ़ोगे तो इनकी मजीद डिटेल्स पढ़ोगे, ठीक है, लेकिन अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अच्छा, अब मैं जो है ना ज़रा आपके सामने एक एग्जाम्पल बनाता हूँ, आपको 4 कॉस्ट का आइडिया हो गया ना। ठीक है, मैं यहाँ पर यूनिट्स लिखता हूँ, मैं यूनिट्स लिखता हूँ 5, 10, 15 और 20। ठीक है, अच्छा लेट से एक फिक्स कॉस्ट है और वो है 100 रुपये। फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? वो कॉस्ट जो हर लेवल ऑफ एक्टिविटी पर सेम हो, अनचेंज्ड हो। लेट्स इसको नाम दे देते हैं ए का, और यहां पर मैं जो है ना कॉस्ट टाइप लिखता हूं, यहां पर मैं कॉस्ट की एक टाइप लिखता हूं ए। अगर ए एक फिक्स कॉस्ट है तो 5 यूनिट्स पर कितनी होगी 100, 10 पे कितनी होगी 15 पर, 20 पर 100, यानी कि यहां पर 100 लिखा, यहां पर 100 लिखा, यहां पर 100 लिखा और यहां पर 100 लिखा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती है। एग्जांपल हमने ली रेंट। अच्छा लेट से एक वेरिएबल कॉस्ट है, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब ये है कि एक यूनिट की कितनी वेरिएबल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल एक मार्कर मैं 25 रुपए का खरीदता हूं तो ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और उसको मैं बी का नाम देता हूं। ठीक है ना, एक चीज होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट सारे यूनिट्स की, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट का कितना खर्चा है, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 25। अब अगर 5 यूनिट्स होंगे तो वेरिएबल कॉस्ट का खर्चा बताओ कितना होगा, 5 × 25 125, फिर 250, फिर 375, फिर 500। ठीक है ना, अगर एक मार्कर 25 रुपए का आता है तो बी जो है वो एक वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि 5 यूनिट्स पर 125 है, 10 यूनिट्स पर 250 है, 15 यूनिट्स पर 375 है और 20 यूनिट्स पर 500। मेक सेंस, कोई मसला? ठीक है, अच्छा फिर हम आ जाते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट पर। स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है?
अभी जो रेस्टोरेंट वाली एग्जांपल दी, जो सेम रहे फिर झटके में चेंज हो, फिर सेम रहे फिर झटके में चेंज हो, ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। जिस तरह से रेस्टोरेंट में वो सुपरवाइजर की सैलरी थी 1 2 3 वेटर तक 25,000, फिर 4 5 6 वेटर पे 75,000, फिर 7 8 9 वेटर्स पर इस तरह से बढ़ रही थी। तो लेट्स से मैं सी जो है ना एक स्टेप फिक्स कॉस्ट लिखता हूं, और लेट्स से मैं लिखता हूं 70 रुपए 140 रुपए 140 रुपए। ये एग्जाम्पल हो सकती है स्टेप फिक्स कॉस्ट की। 70 5 यूनिट्स और 10 यूनिट्स पर सेम है, और फिर 15 और 20 यूनिट पे झटके में 15 यूनिट पे 140 हुई है, और फिर वो वापस से 140 है, जिस तरह से रेस्टोरेंट में सुपरवाइजर की सैलरी थी, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात लिखता हूं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें एक हिस्सा फिक्स है और एक हिस्सा वेरिएबल है। के इलेक्ट्रिक वाली एग्जांपल, आपके इलेक्ट्रिसिटी के मीटर की एग्जांपल, जिसमें एक लाइन रेंट होता है, लाइन रेंट आपको हर लिहाज में पे करना है, और एक पर यूनिट चार्ज होता है, जो जितने इलेक्ट्रिसिटी के ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा पे करना होगा, ऐसा है, ठीक है ना। लेट से हमारे पास लाइन रेंट जो है ना, लाइन रेंट वो है लेट से 80 रुपए, और पर यूनिट के इलेक्ट्रिक ने बोला है हम आपसे चार्ज करेंगे 10 रुपए पर यूनिट, 10 रुपए पर यूनिट हम आपसे चार्ज करेंगे। तो अब मुझे बताओ, लेट्स इसको डी नाम दे देता है, इसको डी नाम दे देता है, इसको डी नाम दे देता है। मुझे बताओ 5 यूनिट्स में खर्चा कितना होगा? 130। कैसे? 80 फिक्स पे करना है, 10 रुपए 5 यूनिट्स के 50 50 और 80 130। अच्छा 10 यूनिट्स पर बताओ 180। अच्छा 15 यूनिट्स पर बताओ 230। अच्छा 20 यूनिट्स पर बताओ 280, ठीक है ना। अब देखो आपके पास सवाल कैसा आता है, आपके सवाल में ये इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई थी इससे मैंने एक सवाल बनाया। आपको सवाल क्या बोलता है? आपको सवाल बोलता है कि यार ABCD 4 अलग अलग कॉस्ट है, आप आइडेंटिफाई करो इसमें से फिक्स कौन सी है, वेरिएबल कौन सी है, सेमी वेरिएबल कौन सी है, और स्टेप फिक्स कौन सी है। तो अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी? सबसे इजी आइडेंटिफिकेशन क्या लगता है, कौन सी कॉस्ट की सबसे इजी आइडेंटिफिकेशन होती है? फिक्स कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल इजी होती है। आइडेंटिफिकेशन रूल क्या है? आइडेंटिफिकेशन रूल क्या है, कैसे पता चला फिक्स्ड है? डज नॉट चेंज। देखो आइडेंटिफिकेशन रूल अपने पास जरूर लिख लेना रजिस्टर में। अगर कोई एक फिक्स कॉस्ट होती है तो हमें कैसे पता चलता है वो फिक्स्ड है? अगर 5 पर 10 पर 15 पर 20 यूनिट पे देखेंगे हमें पता चलेगा वो चेंज ही नहीं हो रही। और ऐसी ही कॉस्ट ए है, ए जो है वो 5 यूनिट्स पर भी 100 है, 10 पर भी 100 है, 15 पर भी 100 है, और 20 पर भी 100 है। कुछ पूछना चाहते? हाँ बोलो। अभी मैं वहां पर पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं ए पर हूं ना, ए पर हूं। अभी मैं फिक्स कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन के रूल पर हूं ना। अभी मैं ए की बात कर रहा हूं। ए समझ में आ गया ना? बी सी और डी पर जाते हैं, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। ए में कोई मसला तो नहीं है ना? ए फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट की आइडेंटिफिकेशन का रूल क्या है? अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हमें पता चलेगा कि वो चेंज नहीं हो रही है तो हम कहेंगे ये फिक्स कॉस्ट है। डन हो गया? ये क्लियर है? अब हम आ जाते हैं सी पर। सी क्या है? सी स्टेप फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट के बाद स्टेप फिक्स कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना आसान है। क्यों? क्योंकि वो रिमेन सेम फिर इंक्रीज होगी, फिर रिमेन सेम फिर इंक्रीज होगी। ये हाँ बोलो। अगर वेटर्स कम हो जाएंगे, सुपरवाइजर को निकाल दूंगा तो कम भी हो जाएगी। वो तो कोई भी कॉस्ट हो सकती है ना। अगर अगले साल यूनिट्स कम बेचूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है। देखो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन फिक्स कॉस्ट का ये है, फिक्स कॉस्ट का रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ये है कि इट डज नॉट चेंज। रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन स्टेप फिक्स कॉस्ट का ये है कि आपको नजर आएगा 70 70 140 140, पहले सेम सेम नजर आएगा, फिर डिफरेंट होकर सेम सेम नजर आएगा। ये आपकी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट होगी, ठीक है। अब बारी आती है, दो कॉस्टें बच गई हमारे पास, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं बी की। बी हमें तो पता है ना, हमने खुद सवाल बनाया है, हमें पता है कि बी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। उसका आइडेंटिफिकेशन रूल क्या होगा, कोई बता सकता है? चेंज होती रहे। तो चेंज तो डी भी हो रही है, एक फैक्टर से चेंज होती रहे, डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस तो यहाँ पे 50 50 50 का ही है। देखो सीधा सीधा रूल, पर यूनिट सेम होगी। देखो दो चीजें देखोगे, टोटल जो है ना, टोटल
चेंज हो रहा हो, पहली बात टोटल चेंज हो रहा हो, और कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट से हमेशा सेम आंसर आ रहा हो। क्या मतलब सर? देखो बी वेरिएबल कॉस्ट इसलिए होगी क्योंकि 125, 250, 375, 500 ऐसा है, यानी कि टोटल चेंज हो रहा है। पहली बात पूरी हो गई। दूसरी बात क्या है? कॉस्ट ओवर यूनिट से आंसर सेम आएगा, यानी कि अगर मैं 125 को 5 से डिवाइड करूंगा आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। ऐसा ही अगर मैं 250 को 10 से डिवाइड करूंगा तो भी आएगा, और ऐसे ही मैं जब 375 को 15 से डिवाइड करूंगा तो आएगा, और ऐसा ही जब मैं 500 को 20 से डिवाइड करूंगा तो आएगा। देखो रूल ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ये है कि टोटल में वो चेंज हो रही होगी, और जब आप कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा सेम आएगा। क्यों सेम आएगा? क्योंकि वो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बता रहा होगा। ठीक है, पर यूनिट अगर डिस्काउंट वगैरह का कोई केस नहीं है तो बिल्कुल सेम रहेगी। इस तरह के सवालात में जनरली सेम रहेगी। ठीक है, आपके पास हमेशा 25 आंसर आ रहा है, विच मींस कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए दो चीजें याद रखना। अच्छा सर, फिर आ जाती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का आइडेंटिफिकेशन क्या है? टोटल चेंज होगा, 130 है, फिर 180 है, फिर 230 है, और फिर 280 है, बिल्कुल चेंज हो रहा है। दूसरी बात, पर यूनिट यानी कि कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स का रेशियो सेम नहीं रहेगा। अगर आप पहली कैटेगरी 130 को 5 से डिवाइड करते हो, देखो 130 जो है इसको 5 से डिवाइड करो, क्या आंसर आता है? कितना आंसर है बताओ? 26। और अगर मैं 180 को 10 से डिवाइड करता हूं तो क्या आंसर आता है? 18। इसी तरह से 230 को मैं 15 से डिवाइड करूंगा या मैं 280 को 20 से डिवाइड करूंगा तो आंसर हमेशा डिफरेंट आता रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर कोई कॉस्ट जो है वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होगी तो कॉस्ट ओवर यूनिट्स का रेशियो सेम नहीं रहेगा। वेरिएबल में सेम रहेगा, सेमी वेरिएबल में सेम नहीं रहेगा। क्लियर है? कोई मसला नहीं है, पक्की बात है। तो एक आपका जो सवाल आता है वो इस तरह का आता है कि आपको कॉस्ट दी हुई होती है और आपने उसमें से आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है, स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, कोई मसला नहीं है ना इसमें? सही है। अगली एग्जांपल पर आते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लेट्स से एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, यार पेन से ना खेलो प्लीज। एक सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, एक ऐसा खर्चा जिसमें कुछ हिस्सा फिक्स्ड हो और कुछ हिस्सा वेरिएबल हो। मिसाल के इलेक्ट्रिक का बिल, लेट्स से मेरे पास लाइन रेंट है, मेरा लाइन रेंट है 150, और मेरे पास जो पर यूनिट चार्ज है ना, के इलेक्ट्रिक मुझसे जो है ना पर यूनिट लेता है 10 पर यूनिट। ठीक है, अच्छा जी, जनवरी का महीना और फैब का महीना, और यहां पर आपके पास जो है ना वो यूनिट्स मेंशन है। ठीक है, यूनिट्स मेंशन है और साथ में कॉस्ट लिखी हुई है। सुनना जरा गौर से, आपके पास लेट से जनवरी में आपने 5 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे, आपका बिल कितना आएगा? बिल 200 रुपए आएगा। 200 रुपए इस तरह से आएगा कि उसमें 150 रुपए फिक्स्ड होंगे, वो आपने पे करना है, और 5 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए वेरिएबल पे करने हैं, टोटल 200 का बिल आएगा। अच्छा, फैब में आपने जो है ना बिजली के 8 यूनिट्स इस्तेमाल करे, बिल कितना आएगा? 150 रुपए आपको फिक्स पे करने होंगे, और 8 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 80 रुपए वेरिएबल पे करने होंगे। कितना आएगा? 230। ये क्लियर है? सही है। ये हमने एक सवाल बनाया। कैसे सवाल बनाया? लाइन रेंट और पर यूनिट चार्ज पता हो तो मैं ये बता सकता हूं कि किस महीने कितना बिल आएगा, प्रोवाइडेड मुझे यूनिट्स पता हो। 5 यूनिट्स पे मेरा बिल 200 रुपए बनेगा क्योंकि 150 रुपए फिक्स वाले मुझे लाजमी तौर पर पे करने हैं, और 5 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए वेरिएबल पे करने हैं, मिलाकर 200 का बिल आया। फैब में मैंने अगर 8 यूनिट्स इस्तेमाल करे हैं तो 8 यूनिट्स का बिल 230 रुपए आएगा क्योंकि 150 रुपए मुझे पे करना होगा फिक्स्ड वाला, और 8 यूनिट्स का 10 रुपए के हिसाब से 80 रुपए मुझे पे करना होगा वेरिएबल वाला, तो 230 रुपए। एग्री? क्लियर है?
अब जरा बात सुनो, आप लोगों के पास सवाल कैसे आएगा? आपके पास जब सवाल आएगा ना तो उसमें ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी, यानी कि आपको ये नहीं बताया होगा कि लाइन रेंट कितना है, आपको ये नहीं बताया होगा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है। आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि एक बंदे ने जनवरी में जब यूनिट्स इस्तेमाल करे 5, तो उसका जो बिल आया वो 200 रुपये आया। और आपको ये कहा जाएगा कि फरवरी में जब उसने बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे 8, तो उसका जो बिल आया वो 230 रुपये आया। आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ कि इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फिक्स्ड वाला हिस्सा कितना है, और इस सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो वेरिएबल वाला हिस्सा है वो कितना है। बात समझ रहे हो? आपके सवाल में जाहिर सी बात है 150 नहीं दिया हुआ होगा, 10 नहीं दिया हुआ होगा, आपको सिर्फ इतना बताया हुआ होगा कि भाई 5 यूनिट्स पे बिल था 200 रुपए, 8 यूनिट्स पे बिल है 230 रुपए। आपसे ये पूछा जाएगा कि हमें बताओ लाइन रेंट कितना है, जिसका आंसर 150 आना चाहिए, वो हमें नहीं पता होगा। और आपसे ये पूछा जाएगा कि 1 यूनिट के अगेंस्ट मुझे कितना पे करना होता है, जिसका आंसर है 10 रुपए। ठीक है, अब सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो एक कॉमन सेंस, जनवरी में तुम्हारा बिल आया 200 रुपए, बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल करे थे? 5। फरवरी में बिल आया 230 रुपए, बिजली के कितने यूनिट्स इस्तेमाल करे थे? 8। जनवरी में तुमने लाइन रेंट दिया होगा, फरवरी में लाइन रेंट दिया होगा। ये जो 30 रुपए का बिल ज्यादा आया है, 200 के बजाय बिल कितना आया है? 230 रुपए। कितना ज्यादा है? क्यों ज्यादा होगा? क्या लाइन रेंट ज्यादा ले रहा है वो मुझसे? नहीं, वो मुझसे वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है। 30 रुपए का बिल ज्यादा इसलिए आया है क्योंकि मैंने बिजली भी तो ज्यादा इस्तेमाल करी है। मेरा 30 रुपए का बिल इसलिए ज्यादा आया है क्योंकि मैंने बिजली के 3 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करे थे। इसका मतलब ये हुआ ना कि 1 यूनिट मुझे 10 रुपए का पड़ता है। अगर मेरा बिल 230 रुपए आया है 200 के बजाय, यानी कि 30 रुपए से बिल ज्यादा है, और वो 30 रुपए से बिल इसलिए ज्यादा आया है क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो मैंने पे करी होगी जनवरी में भी, फरवरी में भी। मेरा बिल 30 रुपए इसलिए ज्यादा आया है क्योंकि मैंने बिजली के 3 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करे। तो अगर 3 यूनिट्स का बिल 30 रुपए ज्यादा आया है तो 1 यूनिट मुझे के इलेक्ट्रिक 10 रुपए का देता। पहली बात, यानी कि आपके पास आ गया ये वेरिएबल हिस्सा 10 पर यूनिट। सर फिक्स कैसे निकालेंगे? देखो आपको ये पता है ना 200 रुपए में क्या वेरिएबल है 200 रुपए या फिक्स्ड है? फिक्स और वेरिएबल दोनों है ना। 200 रुपए का जब बिल आया था उसमें लाइन रेंट भी था, उसमें पर यूनिट चार्ज भी था। तो अगर मैं ये 200 के टोटल में से जो मुझे के इलेक्ट्रिक यूनिट के हिसाब से चार्ज करता है वो पैसे अलग कर दूं तो क्या बचेगा? फिक्स्ड वाला हिस्सा बच जाएगा। देखो 200 रुपए जब मेरा बिल आया था जनवरी में, तब मैंने 5 बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे थे, और 1 यूनिट के इलेक्ट्रिक मुझे 10 रुपए का देता है। लिहाजा 200 रुपए में 50 रुपए वेरिएबल वाले शामिल थे। अगर मैं वो 50 रुपए वेरिएबल वाले 200 में से हटा देता हूं तो बच जाता है 150, जो कि मेरी फिक्स कॉस्ट होगी या जो लाइन रेंट होगा वो। सर क्या ये हम 230 के साथ भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो। जब आपका बिल 230 आया था तब आपने कितने बिजली के यूनिट्स इस्तेमाल करे थे? 8। 1 यूनिट के इलेक्ट्रिक कितने का देता है? 10 रुपए का। तो 8 यूनिट्स के कितने मैंने? 80। 230 में से 80 हटा दो, कितना बच गया? 150। 150 क्या है? लाइन रेंट या फिक्स वाला हिस्सा। बात समझ में आ रही है? देखो 200 में दोनों चीजें थी ना, फिक्स वेरिएबल, उससे वेरिएबल हटा दिया, फिक्स बच गया। 230 में दोनों चीजें शामिल थी, फिक्स और वेरिएबल, उसमें से वेरिएबल हटा दिया तो फिक्स बच गया। और वेरिएबल कैसे पता चला? हमने ये देखा कि भाई बिल कितना ज्यादा आया है। क्यों ज्यादा होगा? यूनिट ज्यादा इस्तेमाल किया। तो आपका बिल 200 के बजाय 230 आया, 30 रुपए ज्यादा आया, इसलिए क्योंकि आपने 5 के बजाय 8 यूनिट इस्तेमाल करे, यानी कि 3 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल करे, इसीलिए आपका 1 यूनिट 10 रुपए का आपको पड़ता होगा। क्लियर है? अच्छा, इसको इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला कभी कभार हम लोग जो है ना वो इस तरह से भी लिखते हैं, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। ठीक है ना? इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है ना? जो आपके पास ये 10 रुपए आया है ना, इस 10 रुपए को कभी कभार इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला आप पढ़ोगे, कभी किसी किताब में लिखा हुआ होगा चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, और उससे आपका आंसर जो आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगा। और इसको हम लोग हाई लो मेथड भी कहते हैं। इसके कॉम्प्लेक्स केसेस
कॉस्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ोगे, इसको हम हाई लो मेथड भी कहते हैं, इसको हम हाई लो मेथड भी कहते हैं। हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंसेस देते हैं और हम चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स करते हैं। चेंज इन कॉस्ट का क्या मतलब है? चेंज इन कॉस्ट का मतलब है, ओ भाई तू हर क्लास में सो रहा होता है, क्या नाम है तेरा? रात को सोता नहीं है क्या? हाँ क्या नाम है? सोता नहीं है रात को क्या? हाँ वो सही है, तू रात को सोता है या नहीं सोता ये बता। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। चेंज इन कॉस्ट का मतलब है 230 माइनस 200। चेंज इन यूनिट्स का क्या मतलब है? 8 माइनस 5। तो चेंज इन कॉस्ट यानी कि 30 डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स यानी कि 3, कितना आया? 10 पर यूनिट। इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। बात क्लियर है? हाइलो मेथड इसका नाम है, इस तरह इस मेथड का नाम है जिसमें आप चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन यूनिट्स यूज करते हो। कोई मसला है इसमें? अच्छा अब देखो, जब आप ये चेंजेस अप्लाई करते हो ना, मुझे बताओ, सुनो जरा गौर से, इसकी थोड़े से और आगे कॉम्प्लेक्स चीजों पे चलते हैं। 230 रुपए में क्या शामिल है? 230 रुपए में फिक्स कॉस्ट शामिल है? शामिल है। और क्या शामिल है? अच्छा 230 में कितने यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट शामिल है? 8 यूनिट्स की। 200 में क्या क्या शामिल है? 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट और लाइन एंड यानी कि फिक्स कॉस्ट। सुनना जरा गौर से, होता क्या है, देखो 230 रुपए है ना, सुनो जरा, 230 रुपए, 230 रुपए, 230 रुपए में एक फिक्स कॉस्ट शामिल है, 230 रुपए में एक फिक्स कॉस्ट शामिल है जिसका नाम है लाइन एंड, और 230 रुपए में वेरिएबल कॉस्ट शामिल है। कितने यूनिट्स की? 8 यूनिट्स की। इसमें से आप माइनस कर रहे हो, क्या माइनस कर रहे हो? 200। 200 में क्या क्या शामिल है? फिक्स कॉस्ट शामिल है, और क्या शामिल है? और वेरिएबल कॉस्ट शामिल है। कितने यूनिट्स की? 5 यूनिट्स की। ठीक है, यानी कि जो आप ऊपर चीज लिख रहे हो ना, 230 माइनस 200, 230 में फिक्स कॉस्ट है और 8 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। 200 रुपए में फिक्स कॉस्ट है और 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, और नीचे आप क्या कर रहे हो? 8 माइनस 5 यानी कि 8 यूनिट्स में से 5 यूनिट्स माइनस कर रहे हो। अब मुझे एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट इसमें भी है, माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होगा? फिक्स कॉस्ट खत्म हो गई, फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट खत्म हो गई। 8 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट, तो ऊपर क्या बच गया? 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट बच गई। 8 में से 5 की वेरिएबल कॉस्ट हटाओगे तो 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट बच गई। मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं ना, फिक्स कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट खत्म हो गया। 8 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट में से 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करा तो 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट बच गई, डिवाइडेड बाय नीचे यूनिट्स कितने? 3। तो इसी तरह से ये आपके पास जो 30 आया ना, ये 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है, जिसको आपने 3 से डिवाइड किया तो 1 यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 10 पर यूनिट का आंसर आ गया। ठीक है, ये भी हाइलो मेथड ही है, लेकिन मैंने हाइलो मेथड को थोड़ा सा आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि चेंज इन कॉस्ट ओवर चेंज इन यूनिट से आंसर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों आता है। अभी एक ही तरीका है ना, डिफरेंट थोड़ी है भाई। 230 में से 200 माइनस कर, 8 में से 5 माइनस कर, तो 30 ओवर 3 ही आएगा ना। तरीका एक ही है, सिर्फ उसको एक्सपेंड करके बताया है कि 230 में क्या शामिल था और 200 में क्या शामिल था, और जब हमने ये मेथड अप्लाई किया तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई क्यों? क्योंकि ऊपर 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट थी और नीचे 3 यूनिट्स थे, तो आपने जब डिवाइड किया तो पर यूनिट कॉस्ट आनी थी। क्लियर है यहां तक? कोई बात, कोई सवाल, कोई मसला? ठीक है, अच्छा जी। अब देखो, ये तो कॉस्ट से रेलेवेंट कुछ बातें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस करी, सही है। अच्छा अब हम लेट से एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन करता हूं मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन में आपको यूनिट्स दिए हुए हैं, सही है, और आपको कॉस्ट दी हुई है। अच्छा यहां पर जनवरी का डेटा दिया हुआ है। जनवरी का डेटा है 5 यूनिट्स, और लेट से अमाउंट लिखी हुई है 250। ठीक है, जनवरी में 5 यूनिट्स और अमाउंट लिखी हुई है टोटल कॉस्ट की 250। अच्छा फिर फैब का डेटा लिखा हुआ है, फैब के 8 यूनिट्स, ठीक है ना, और अमाउंट जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 300। ठीक है, अच्छा सवाल में ये लिखा हुआ है नंबर 1, देयर इज अ 10% increase in fixed cost if unit
consumption in any month is more than 7 units. जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 6 यूनिट्स और 17 यूनिट्स। ठीक है, ये सवाल आता है आपके पास। देखो क्या लिखा हुआ है, जनवरी में आपका 5 यूनिट्स का टोटल बिल है 250 रुपए, फरवरी में आपके 8 यूनिट्स का टोटल बिल है 300 रुपए, मार्च में आपने 6 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल कर रहे थे और अप्रैल में आपने 17 यूनिट्स बिजली के इस्तेमाल कर रहे थे। और साथ में डेटा में लिखा हुआ है देयर इज अ 10% इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट में 10% का इंक्रीज होगा इफ यूनिट कंजम्पशन इन एनी मंथ इज मोर देन 7 यूनिट्स। अगर, या चलो अभी 10% नहीं लिखते, चलो अभी 10% नहीं लिखते, देयर इज अ इंक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹20 कर लो फिलहाल, चीजें सिंपल बनाने के लिए। ठीक है ना, इफ यूनिट कंजम्पशन इन एनी मंथ इज मोर देन 7 यूनिट्स, आप लोग इसको कॉपी करो, सवाल को रजिस्टर में सॉल्व करो, सॉल्व कर मुझे मार्च और अप्रैल के आंसर्स वर्किंग के साथ रजिस्टर में सॉल्व करो, उसकी पिक्चर लो और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो अपने नाम के साथ जल्दी से। ठीक है, जो नहीं करेगा वो बाहर जाएगा, जल्दी से इसको सॉल्व करो, सवाल भी लिखना है, जवाब भी लिखना है, तमीज से वर्किंग के साथ, फिर पिक्चर लेकर अपने नाम के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करो, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है वो भी और जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो वो भी। और अगर नहीं करा तो बाहर, जल्दी करो।
अच्छा भाई चलो, इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखो अगर आपके पास बीच में कहीं पर फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही हो ना, तो हमने जो अभी हाइलो मेथड पढ़ा था वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कर सकते 300 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5, नहीं कर सकते। क्यों, सुनना ज़रा। देखो जब हम 250 की बात करते हैं, जब हम 250 की बात करते हैं, एज्यूम कर लो आपकी फिक्स कॉस्ट जो थी ना वो थी x। तो जब हम 250 की बात करते हैं ना, तो इसमें एक फिक्स कॉस्ट शामिल थी यानी कि x, और इस 250 में वेरिएबल कॉस्ट शामिल थी कितने यूनिट्स की, 5 यूनिट्स की। फिर सवाल में ये लिखा हुआ था कि फिक्स कॉस्ट 20 से बढ़ जाएगी अगर 7 से ज्यादा यूनिट्स किसी भी महीने बनाए गए या प्रोड्यूस करे गए या इस्तेमाल करे गए। तो जब मैं 300 की बात करता हूं तो इस 300 में फिक्स कॉस्ट कितनी होगी, क्या x होगी, x प्लस 20 होगी। देखो यहां पर फिक्स कॉस्ट x तो नहीं होगी, यहां पर फिक्स कॉस्ट x प्लस 20 होगी क्योंकि मैं 8 यूनिट्स बना रहा हूं। और सवाल में ये मेंशन है कि जब तुम 7 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हारी फिक्स कॉस्ट जो पहले होती थी वो नहीं होगी, बल्कि वो होगी प्लस 20 रुपए होगी। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी इसमें, 8 यूनिट्स की। अब जरा आप हाइलो मेथड पर आओ। जब आप हाइलो मेथड लगाते थे तो आप क्या करते थे, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स, है ना। अगर 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 मैं इस 300 की बात करता हूं और मैं कोई बच्चा, कितने लोगों ने 300 माइनस 250 किया है। देखो अगर मैं डायरेक्ट 300 माइनस 250 करता हूं तो होगा क्या, मसला क्या आएगा। 300 का मतलब क्या हो गया, x प्लस 20 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट्स माइनस 250 यानी कि x प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स, ऐसा हो जाएगा ऊपर। अगर मैं 300 माइनस 250 करता हूं जो कि गलत है, तो एक जगह पर 300 यानी कि x प्लस 20 प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट्स में से माइनस हो रहा होगा x प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स, ऐसा है। और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे, 8 माइनस 5 से। तो ऊपर 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 क्या रह जाएगा, ऊपर आपके पास x में से x तो माइनस हो गया, 8 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट में से 5 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट हटा दी, 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट रह गई, और क्या रह गया 20, यानी कि यहां पर रह जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स प्लस 20 डिवाइडेड बाय 3। तो तुम खुद बताओ कि नीचे 3 यूनिट्स है, ऊपर 3 यूनिट्स की कॉस्ट होती ना तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती, लेकिन ऊपर तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स प्लस 20 है। तो क्या ऐसे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ सकती है, नहीं आ सकती यार, क्योंकि आपने जो डिवीजन करा है उसमें जो न्यूमरेटर है उसमें 20 एक्स्ट्रा का शामिल है। तो कभी भी किसी भी सवाल में अगर यूनिट्स के एक स्लैब दिया हुआ और बोला हुआ कि भाई 7 यूनिट्स क्रॉस करोगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो 20 से इंक्रीज हो जाएगी फिक्स्ड वाली, तो आपने हाइलो मेथड यानी कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स अप्लाई करने से पहले एक एडजस्टमेंट करनी है। वो एडजस्टमेंट क्या करनी है, सवाल ऐसे सॉल्व नहीं होगा, बल्कि मैं जब सवाल सॉल्व करूंगा ना तो मैं 300 माइनस 250 नहीं करूंगा, बल्कि मैं 250 इसको रख देता हूं, इसको फॉर टाइमिंग एज्यूम कर लेता हूं 280। क्यों 280 एज्यूम किया, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि वो जो 7 यूनिट्स बाद फिक्स कॉस्ट बढ़ती है, मैं एज्यूम करता हूं वो नहीं बढ़ती। अगर वो नहीं बढ़ा करती, अगर वो 7 यूनिट्स क्रॉस करने पे इंक्रीज नहीं हुआ करती, तो मेरा खर्चा कितना होता, 280 होता। बढ़ी है, हाँ बढ़ी है। क्यों एज्यूम करे, सॉल्व करने के लिए। अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो इंक्रीज नहीं आया होता और फिर मैं 250 और 280 पर हाइलो मेथड लगा दूं। अब 250 का क्या मतलब है, 250 का मतलब है x यानी कि एक फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स। 280 का क्या मतलब है, x और वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट्स। बात समझ में आ रही है, मैंने उस फिक्स कॉस्ट को जो इंक्रीज है, जो 300 में है, जो होना चाहिए, उसको थोड़े टाइम के लिए उधर से निकाल दिया। और मैंने बोला अगर ये 7 यूनिट्स क्रॉस करने पर वो जो 20 रुपए से फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो रही है वो नहीं होती तो मेरा खर्चा तो 280 होता। और मैं हाइलो मेथड 280 माइनस 250 पे लगा दूं, मैं हाइलो मेथड 280 माइनस 250 पे लगा दूं,
चेंज इन कॉस्ट ओवर चेंज इन यूनिट। सर ऐसा करने से क्या हुआ, अब जरा गौर से सुनो, 280 में क्या शामिल है, एक्स फिक्स कॉस्ट शामिल है, एक्स प्लस 20 नहीं शामिल है। मैंने 300 को 280 कर दिया, जो 20 का इंक्रीज आया था उसको एलिमिनेट कर दिया, भूल गया, इग्नोर कर दिया, तो x प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 8 यूनिट्स ऊपर है और x प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 5 यूनिट्स उसके साथ है, और डिवाइडेड बाय मैं कर रहा हूं 8 माइनस 5, तो क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 8 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट में से 3 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 3 होगा। ठीक है, ऐसा है, यानी कि 280 माइनस 250, 30 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5 3, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना आएगा, 10 पर यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉम्प्लेक्स हाइलो मेथड के केसेस में आप डायरेक्ट कभी भी सवालों में रट्टा नहीं मार सकते हो कि मेरे सामने ये सवाल आएगा, मैं चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स करूंगा, अगर बीच में किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट है तो उसको सोचना समझना पड़ेगा। यहां पर हम डायरेक्ट कर लेते तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं आती, हमने उस 280 को, हमने उस 300 को खुद एडजस्ट कर लिया और उसको 280 पे लेकर आ गए, और ऐसा सोचा कि अगर ये इंक्रीज होता ही नहीं तो क्या खर्चे होते, और हमने अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। अच्छा, अब ये वेरिएबल कॉस्ट निकली है, यहां तक क्लियर है? नहीं भाई, 300 में से 20 निकाला है। 300 में से 20 क्यों निकाला है? क्योंकि 20 का फिक्स कॉस्ट का इंक्रीज था, वो हटा दिया है, इंक्रीज नहीं होता। अगर फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता तो मेरे खर्चे तो 280 होते, इंक्रीज को एलिमिनेट किया फॉर टाइमिंग ताकि मेरी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सही आ जाए। अच्छा, अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास 250 जो है ना, 250 में फिक्स और वेरिएबल दोनों शामिल है। एक मिनट दे दो, 250 में फिक्स वेरिएबल दोनों शामिल है। 250 में से आप माइनस कर दो 5 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए, तो क्या आ गया, 200। ये क्या है, फिक्स कॉस्ट है ना। अगर 250 रुपए में फिक्स वेरिएबल कॉस्ट दोनों शामिल है और उसमें से 5 यूनिट्स की 10 रुपए के हिसाब से 50 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट हटा देता हूं, तो 250 माइनस 50 से 200 रुपए की फिक्स कॉस्ट आ गई। अगर 300 की बात करता हूं तो 300 में भी फिक्स वेरिएबल दोनों शामिल है, इसमें से 8 यूनिट्स के 10 रुपए के हिसाब से वेरिएबल हटा दूं, क्या आता है, 220। डिफरेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि उससे कहा था ना, जब 7 यूनिट से ज्यादा यूनिट्स होते हैं तो वेरिएबल जो फिक्स कॉस्ट होती है वो 20 रुपए ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये 220 आ रहा है। अच्छा, 6 यूनिट्स पर क्या खर्चा होगा? 6 यूनिट्स का खर्चा अगर मैं निकालूंगा तो 6 यूनिट्स पर 6 यूनिट्स का 10 रुपए के हिसाब से 60 रुपीज का वेरिएबल होगा, और फिक्स कितना होगा, 220 नहीं होगा, हाँ 200 होगा, क्योंकि यूनिट 7 से कम है, और टोटल क्या होगा, 260। अच्छा, अगर 17 यूनिट्स की बात करेंगे, 17 यूनिट्स के लिए क्या होगा, 17 यूनिट्स का 10 रुपए के हिसाब से 170 होगा, और क्योंकि 17 यूनिट 7 से ज्यादा है तो फिक्स कॉस्ट 200 वाली नहीं होगी बल्कि 220 वाली होगी, और क्योंकि फिक्स कॉस्ट 220 वाली होगी तो टोटल कितना होगा, 390। ठीक है, अब बताओ क्या सवाल था? अगर एवरेज 7 यूनिट्स, क्या मतलब, एवरी 7 यूनिट्स, हाँ तो दो बार इंक्रीज, हाँ तो वो हमें 2 बार ऐड करना था। यहां तक क्लियर है? अब जरा आप लोगों के पास स्टडी टेक्स्ट सॉफ्ट में तो है ना, हमने लास्ट क्लास में 1.1 से कहां तक डिस्कस किया था, क्लास में 1. 2-3 सवाल कर रहे थे ना आप लोगों, उसमें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट वाले क्वेश्चंस है ना। मैं चाह रहा हूं मैं इस रिकॉर्डिंग को तो ब्रेक कर दूं, 1 मिनट।